ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए मेहनत का सफ़र अभी जारी है। हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित धीमान एंड वेलकम टू योर ओन चैनल रोहित धीमान मैथ्स। दोस्तों, मेहनत के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज इस क्लास में हम क्लास 10th की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 में आपसे क्या क्या पूछा गया है उसकी एक झलक क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, क्या आप इसको जानते हैं? अभाज्य। अगर नहीं जानते तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। कटने का मतलब विभाजित होना। जो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या जो केवल एक अथवा स्वयं से विभाजित, विभाजित का मतलब पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो सके, उनको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको दो चार संख्याएं लिख कर भी बता देता हूं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसके बाद हो गई 13 के बाद हो गई 17। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं को याद रखने की एक और टेक्निक भी है, एक और ट्रिक भी है कि वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या के पहाड़े में न आती हों, या तो वो खुद के पहाड़े में आती हो या फिर एक के पहाड़े में आती हों, वही कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमें यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से पहला पार्ट है हमारे पास 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? 140 को 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। किस विधि से ज्ञात करते हैं? आप जानते हैं इस विधि को, पहले से ही बहुत फेमस विधि है ये। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही शुरुआत करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है दिए गए नंबर के सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटने की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही प्रयास करते हैं। तो ये 2 सते 14, 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद फिर 2 से काट सकते हैं इसे हम। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट सकता, तो इसीलिए हम इसको किससे काटेंगे? इसको हम अगली अभाज्य संख्या 3 से भी नहीं काट सकते, तो 3 के बाद इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 सते 35। और फिर हम इसको 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7। तो अब हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिखेंगे। यहाँ 140 लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे जो हमें ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं ऊपर, इनको लिखेंगे गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब चूंकि यहाँ पर 2 बार आया है गुणा में, इसीलिए इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और गुणा 5 और गुणा 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर।
ठीक है, ये आंसर हो गया। दूसरी जो संख्या हमारे पास है वो है 156। दूसरी संख्या 156 है। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में यहाँ पर जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब हम इसको 2 से विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो 9 आया है लास्ट में या फिर पहला डिजिट वो क्या है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब हम इसको 3 से भी विभाजित नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते, 7 से भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसे सीधे ही 13 से विभाजित करेंगे, एक बार चलेगा, और इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इनको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 लिख देंगे, फिर गुणा में 3 लिख देंगे, फिर गुणा में 13 लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमसे कहा गया है इस पार्ट में कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए करते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए, हम इसको 2 से विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि इस संख्या के इकाई का जो अंक है वो 5 है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होता है, और न ही इसको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसको हम सीधे ही 5 से विभाजित करेंगे। 5 से विभाजित करने पर 5 सते 35, 5 छंग 30 और पंजे पंजे 25 चल जाएगा इसमें, और 765 आ जाएगा। अब हम इसको एक बार फिर 5 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 आया हुआ है, तो 5 से विभाजित करने पर यहाँ पर 5 एकम 5, पंजे पंजे 25 और 5 तिया 15 चल जाएगा। तो 153 आ गया हमारे पास। अब 153 किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 फिर 3 से कट सकता है 17 बार, तो 17 आ जाएगा। अब 17 को केवल कौन विभाजित कर सकता है, 17 को 17 ही विभाजित कर सकता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो हमारे पास संख्या थी 3825 यानी 3825, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गए हैं। देखिए 5 कितनी बार आया है, 5 एक और एक 2 बार आया है, तो 5 की घात 2 लिख देंगे। फिर गुणा में 3 कितनी बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 लिख देंगे, और गुणा में 17 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 2 पार्ट जो रह गए हैं वो ये हैं दोनों। एक में हमें संख्या दी गई है 5005। ठीक है, इसको विभाजित करते हैं। किससे विभाजित हो सकता है, ये 5 से विभाजित हो सकता है। 5 एकम 5, 0 0 एज इट इज लिखेंगे, फिर 5 एकम 5, 1001 आ जाएगा। अब इसको हम 7 से विभाजित कर सकते हैं। 7 से विभाजित करने पर यहाँ 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 7 तिया 21, 143 आ जाएगा। फिर हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 आ जाएगा। और फिर इसको 13 से विभाजित कर सकते हैं, तो 13 एकम 13 आ जाएगा। और अब हम
जो अभीष्ट अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हैं उनको लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, समझ गए ना? ऑल राइट। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन इस पहले पार्ट का करते हैं, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। 7429 हमें दिया गया है। सात हजार चार सौ उनतीस। देखिए, इसको ना 23 से पहले कोई भी अभाज्य संख्या विभाजित नहीं करेगी, तो इसको हम अभाज्य संख्या 23 से विभाजित करेंगे सबसे पहले। और ये 23 से कितनी बार विभाजित होगा? 323 बार विभाजित होगा। ठीक है, भाग करके देख लिया करें दोस्तों, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो। फिर इसको हम 19 से विभाजित कर सकते हैं। 19 से विभाजित करने पर ये 17 बार विभाजित होगा। और फिर इसको हम 17 से विभाजित करेंगे तो एक बार विभाजित होगा। और इस प्रकार 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 23 गुना 19 गुना 17 हो जाएंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है या नहीं है। देखिए, HCF ज्ञात करने का तरीका पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। लेकिन यहां मैं HCF ज्ञात करने का एक और तरीका आपको बताऊंगा, जो कि है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा HCF ज्ञात करना। तो पहला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 26 और 91। अब पहला पार्ट जो है इसको हम इसका HCF और LCM करेंगे, ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो 26 है, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 26 के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं 2 गुणा 13। 13 दूनी 26 होते हैं ना, तो 2 गुणा 13 लिख सकते हैं इसको हम। और 91 जो है, 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 13 सत्ते 91 होते हैं, तो 7 गुणा 13 हो जाएगा। अब अगर बात करें HCF की, तो HCF कितना होगा? HCF होता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हम देख सकते हैं कि 13 26 का गुणनखंड भी है और 13 91 का गुणनखंड भी है। तो यहाँ HCF जो है वो 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। बात करें LCM की, तो LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? LCM ज्ञात करने के लिए हम एक तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, यानी HCF ले लेते हैं। और साथ ही जो संख्याएं यहाँ बची हुई हैं उन सभी को लेना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 7 भी बचा हुआ है। तो 2 गुणा 7 गुणा 13 सभी को ले लेते हैं, जो कॉमन है उसको भी और जो नहीं है उसे भी। तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 हो जाएगा। 13 चौका 52 हो जाएंगे, 13 एकम 13 और 5 18 हो जाएगा। 182 आ जाएगा LCM। तो HCF ज्ञात हो गया, LCM ज्ञात हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें इनकी जांच करनी है। तो जांच कैसे होती है? देखिए, हम पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं।
दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या हैं 26 और 91, इनकी गुणा करवा लेते हैं। 26 और 91 की गुणा करवाते हैं। 26 गुणा 91 जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 2366। अब हमें जांच करनी है कि यहाँ जो HCF और LCM है, HCF और LCM जो है उनका भी गुणनफल इतना ही आ रहा है या नहीं। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 13 को और 182 को गुणा करते हैं। 13 दूनी 26 हो जाएंगे, हासिल 2 हो जाएंगे। 13 अट्ठे 104 होते हैं। 104 में 2 और जोड़ देंगे, 106 हो जाएंगे। 106 का 6 लिखा जाएगा, हासिल 10 जाएंगे। 13 ही कम 13 और 10 23 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM दोनों बराबर आ गए। तो हमें ये नीचे लिख देना है चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के, इसलिए यह सत्य हो गया। या फिर कह सकते हैं कि इसकी जांच हो गई, या कह सकते हैं कि हमारे आंसर ठीक हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है। 510 और 92 दिया गया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं पहले दोनों के। 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, पंजे पंजे 25, 5 एकम 5। फिर 3 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, ये पहले ही 3 से डिवाइड हो सकता था तो हम इसको पहले ही 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 से भाग कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से भाग कर देंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 सते 35, 17 आ जाएगा। और 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम इससे ही डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास 92 है। 92 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 छिंग 12। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हम इसको 23 से ही काट देंगे, 23 एकम 23। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके गुणनखंडों को हम ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 दिया गया था हमें 2 गुणा 2 गुणा 23 आया है। अब इसमें हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है जो दोनों में आया है। कॉमन फैक्टर यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 2, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 2, HCF हो जाएगा 2। और LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा सबकी गुणा इनकी, यानी 2 लिया इधर से, फिर 3 बच रहा है, 3 को भी लिया, 5 को भी लिया, 17 को भी लेना है, 2 को भी लेना है नीचे से, और 23 को भी लेना है। सबकी गुणा करवानी है। तो गुणा करवाने पर आंसर आएगा
23,460। अब ठीक इसी तरह से इसकी जांच कर लेंगे। मैं यहाँ जांच आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है और ये काम भी बड़ा आसान है, इतना हार्ड वर्क ये नहीं है। देखिए क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं को गुणा कराना है, अर्थात 510 और 92 को गुणा कराना है। इसके बाद आपको क्या करना है, HCF और LCM को गुणा कराना है, अर्थात 2 को और 23,460 को गुणा कराना है। दोनों ही आंसर बराबर आ जाएंगे। आप ये लाइन लिख देंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, ये लाइन लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये फिलहाल हो गया इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 336 और 54 दिया हुआ है आपसे। थर्ड पार्ट में 336 और 54 दिया हुआ है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। 336 के प्राप्त कर लेते हैं पहले। 2 एकम 2 चलेगा, 2 छिंग 12 हो जाएंगे और 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 21 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब किससे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 सते 21 और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 एकम 7 आ जाएगा। अब इधर साइड में मैं लिख देता हूँ 336 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 3 और 7 आया है। इसके बाद जो 54 है हमारे पास, इसके भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 नम 27। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ जो 54 है वो किस तरह से आएगा, 2 गुणा 3 गुणा, एक 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुणा, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। एक तो ये 2 कॉमन है यहाँ पर, एक तो 2 कॉमन है, और एक क्या कॉमन है, इधर से 3 भी कॉमन दिख रहा है हमें। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, ओके। ये कॉमन फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं हम। 2 गुणा 3 कितना HCF हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इधर से 2 लेंगे, इधर से 3 लेंगे और बीच वाली बची हुई सारी संख्याएं लेंगे। तो ये 2 गुणा, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 बार 2 आया है तो 2 की घात 3 लिख दीजिए। इसको बार बार लिखने की अपेक्षा इस तरह लिख सकते हैं आप। इधर से 7 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कॉमन फैक्टर आया है 3, इसको लिख सकते हैं। और ये 3 आया है 2 बार, तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब इन सभी को गुणा करवाएंगे। गुणा करवाने पर हमारे पास जो LCM आने वाला है यहाँ, वो आएगा 3024। जांच तो कर सकते हो ना, क्या करेंगे जांच में, वही काम करना है भाई। इन दोनों संख्याओं की गुणा करवानी है पहले, और फिर इन दोनों 6 और 3024 की गुणा करानी है, दोनों बराबर आ जाएंगी। उसके बाद ये लाइन लिख देनी है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया दोस्तों जिस विधि से मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है। तो किसी एक क्वेश्चन को करवा रहा हूं और आशा करूंगा कि आप इसके दो जो पार्ट हैं बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तरीका वही है जो अभी ऊपर जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो आप ठीक वही विधि अपनाएंगे कि 2 से काट देंगे, इसे 6 बार कटेगा, 2 से काट देंगे 3 बार कटेगा, 3 से काट देंगे 1 बार कटेगा दोस्तों। तो यहाँ हम 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं। तो हम यहाँ पर 3 गुणा 5 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 21 है हमारे पास, 21 को हम 7 या 21 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 7 लिख देंगे। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर देखने की। तो कॉमन फैक्टर हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, और जो एलसीएम होगा दोस्तों, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सभी को गुणा कराएंगे। 3 को एक बार ही लेना है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा करवाने पर हमें मिलेगा 420। इसको भी लिख सकते हैं हम आंसर। ठीक है, तो आगे मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों पार्ट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है कि HCF ज्ञात कीजिए 306 और 657 का, सॉरी HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है। एलसीएम ज्ञात करने को बोला है। यहां हम सूत्र की सहायता से HCF एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका दोस्तों। अब वो कौन सा सूत्र है जिसकी सहायता से इसका एलसीएम ज्ञात हो सकता है। देखिए हमें जो संख्याएं दी गई है ना, यहां पर संख्याएं हमें दी गई हैं 306 व 657, और इनका जो HCF दिया गया है हमें वो दिया गया है 9, और हमसे पूछा है एलसीएम बताइए कितना होगा। अब हम इसको सूत्र की सहायता से करेंगे। किस प्रकार से, कि दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, 306 है और 657 है। HCF हम जानते हैं 9 है, HCF के स्थान पर 9 रख देंगे और LCM को एज इट इज रख लेंगे। अब हम इस 9 से इन दोनों में से किसी एक संख्या को विभाजित कर देंगे। कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है 9 से, या 657 हो सकती है, 9 सत्ते 63 हो जाएंगे और 9 तिया 27। ठीक है, ये विभाजित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से LCM को लिखकर 306 गुणा 657 इसके अपोन में 9 रख देंगे, और 657 को हम 9 से भाग करेंगे।
9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, तो हमारे पास 306 गुणा 73 रह जाएगा। इनकी गुणा करवा देंगे हम, ठीक है, इन दोनों की गुणा करवा देते हैं। दोनों की गुणा करवाने पर हमारे पास आएगा दोस्तों 22 33 8, यानी 22,338, और ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहां आपको 6 की पावर n दिया है और कहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए, n एक प्राकृत संख्या है, दैट मीन्स n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से हो सकता है। आपसे कहा है कि क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है इन संख्याओं के लिए। तो लेट्स चेक, n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल्स टू 1 पर 6 की पावर n यानी 6 की पावर 1 हो जाएगा, और 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है। n इक्वल्स टू 2 पर, n इक्वल्स टू 2 पर क्या होगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा जो कि 36 होता है। n इक्वल्स टू 3 पर क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 पर 6 क्यूब हो जाएगा जो कि 216 होता है। इसी प्रकार से अगर हम और भी आगे चलते जाएं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहां पर संख्या बढ़ती जाएगी और ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, यहां पर 6 ही बचता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माफ कीजिए, हमें यहां पर दो गुणनफल दिए हुए हैं और ये कहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब एक नया वर्ड आया है, भाज्य संख्या। क्या आप जानते हो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, अभी मैंने कुछ समय पहले आपको इसी वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ाया है। अभाज्य संख्या कौन सी होती थी, जिसके जो केवल स्वयं से विभाजित हो सकती हो या फिर एक से विभाजित हो सकती हो। तो भाज्य संख्या ठीक उससे उल्टी होती है, यह एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित
हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे दो संख्याएं मैं यहां लिख रहा हूं, 5 व 15। 5 व 15। 5 खुद से भी विभाजित है, एक से भी विभाजित है, और 15 खुद से भी विभाजित है, एक से भी विभाजित है, और 5 से भी विभाजित है। लेकिन 5 चूंकि अभाज्य संख्या हो गई, चलिए मैं यहां पर इसको बढ़ा देता हूं, मैं लिख देता हूं 15 व 25। 15 3 से भी विभाजित हो सकती है, 5 से भी विभाजित हो सकती है, और 25 25 से भी विभाजित हो सकता है, और 5 से भी विभाजित हो सकता है। तो अगर हमें इनको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, या फिर कारण बताना है क्यों है, तो हम इनको दो संख्याओं की गुणा के रूप में दिखाएंगे। समझ गए दोस्तों? क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं को दो संख्याओं की गुणा के रूप में दिखा दे अगर, तो हम व्याख्या कर सकते हैं कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं पहले। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए आगे बढ़ता हूं यहां से। यहां हमारे पास दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, और हम देख रहे हैं दोनों पदों में 13 13 आया हुआ है, तो 13 कॉमन लिया जा सकता है। तो 17 गुणा 11 प्लस 1 ब्रैकेट में बंद किया, और 13 को कॉमन रख दिया बाहर। ठीक है, अब 11 और 7 की गुणा 77 हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगा, और बाहर गुणा में 13 एज इट इज रहेगा। ये 78 हो जाएगा, और गुणा 13 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये दोनों ही संख्याएं किससे कट सकती हैं, 6 से कट सकती हैं ना। ये दोनों नहीं, ये दोनों संख्या जो हमारे पास आई है, ये इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित कर सकती है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, और हम दूसरी संख्या को भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालेंगे। जो भी हमारा सार है इस क्वेश्चन का, वो बाद में निकालेंगे। दूसरी संख्या में लिख देता हूं जो दी गई है, हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है, +5। यहां भी हम देख सकते हैं कि दो पद हैं हमारे पास, एक तो ये यहां से यहां तक, और दूसरा प्लस में है, और 5 दोनों में है, तो इसलिए 5 को कॉमन ले रहा हूं। 5 कॉमन लेने पर यहां बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहां 5 के स्थान पर क्या बच जाएगा, 5 के स्थान पर यहां पर 1 बच जाएगा। अब ये 5 गुणा, देखिए यहां सबकी गुणा करवानी है हमें, सबकी गुणा करवानी है। 7 गुणा 6 कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं। 42 गुणा 4 168 हो जाते हैं। 168 गुणा 3 और गुणा 2 1008 आएगा गुणा करके इनकी सबकी 1008, और प्लस यहां आ जाएगा 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 1009 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1009। अब हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं दो संख्याओं, और दो संख्याएं भी कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। दो संख्याओं, भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती हैं। इसलिए ये
भाज्य संख्याएं हैं। तो हमने कर दी है इनकी व्याख्या। ठीक है, समझ गए ना, इस तरह से व्याख्या होनी थी इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वन मिनट स्टॉप प्लीज, 1 मिनट। चलिए दोस्तों देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कोई वर्ताकार पथ है, मान लीजिए ये इस प्रकार का कोई पथ है। इस पर सोनिया और रवि चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया और रवि चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया 18 मिनट में इसका पूरा चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में इसका पूरा चक्कर लगाता है। मान लीजिए कि मैं दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, उन्होंने यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां से दौड़ना शुरू किया उन्होंने। तो एक ही समय पर में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम समय में वहां तक दौड़े, तब में प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। और कम से कम का मतलब है, यानी यहां कम से कम या फिर न्यूनतम का मतलब होता है कि हमें LCM ज्ञात करना है यहां पर। तो यहां पर हमें जो दो संख्याएं दी गई हैं 18 और 12, तो इन दोनों का LCM ज्ञात कर लेंगे। देखिए 18 के अगर हम फैक्टर करें तो इसको 2 गुणा 3 गुणा 3 लिखा जा सकता है, 3 3 9 दूनी 18। और 12 के अगर हम फैक्टर करें तो इसको 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से आ गए हैं? ये 3 तो कॉमन फैक्टर आ गया है इसमें, और यहां ये 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया है, ये वाला देखो। तो अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए हम इन कॉमन फैक्टर्स में से एक एक संख्या लेंगे और बची हुई दोनों संख्या लेंगे। 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36 हो जाएंगे। तो 36 आंसर आएगा मिनट में। तो नीचे लिख देंगे कि अतः वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर कितने समय बाद मिलेंगे? वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ गए? तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमने सॉल्व कर ली है, और उम्मीद है आपको जो पढ़ाया है सब समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 10th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लाभ क्या होगा कि आपको जो PDFs वगैरह है वो
प्रोवाइड हो जाया करेंगी क्लास के बाद। हर क्लास के बाद आपको PDF दे दी जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।